नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल के बीच का तनाव अब अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई में बदलता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से बार बार ईरान को चेतावनी दी जा रही है, उसे झुकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अब उसने अमेरिका को ही मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ओमान की खाड़ी में दोनों देश आमने सामने आ गए, जिसमें ईरान ने अमेरिका को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति ने इजरायल को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका देश किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। तो कैसे ईरान ने अमेरिका को सरेंडर करने के लिए किया मजबूर और इजरायल के साथ जंग को लेकर क्या है मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन के बीच 7 हफ्तों में पहली बार हुई शांति वार्ता, युद्ध विराम पर नहीं बनी सहमति। उधर अपने यूनियन स्टेट के सपने को साकार करने की दिशा में पुतिन ने उठाया बड़ा कदम। थाईलैंड की कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक, 2 सैन्य ठिकानों पर किया जवाबी हमला। जंग की तरफ बढ़ रहे दोनों देश। मोहम्मद यूनुस ने आईएसआई के लिए खोला बांग्लादेश का दरवाजा, वीजा की जरूरत की खत्म। क्या हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है बड़ी साजिश? और चलते चलते में देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर आईसीजे ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, आदेश न मानने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी, पीएम स्टामर और किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों में होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हिंदुस्तान के साथ सभी मुद्दों को सुलझाना चाहता है पाकिस्तान, पीएम शहबाज बोले हम गंभीर और सार्थक बातचीत को तैयार। हिंदुस्तान केवल जम्मू कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर करेगा बात। यूएनएससी में हिंदुस्तान की 2 टूक, गजा में युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई हो। स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था हुई तबाह, दाने दाने को मोहताज लोगों के लिए कई संगठनों ने उठाई आवाज। जेफरी एप्स्टीन केस में ट्रंप प्रशासन को झटका, वेस्ट पाम बीच के जज ने गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने से किया इनकार। ट्रंप सरकार की याचिका की खारिज। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दे रहे हैं, तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि उसे झुकाया नहीं जा सकता। अमेरिका ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए तैयार नहीं कर पाया, लेकिन ईरान ने जरूर अमेरिका को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच बड़ा सैन्य टकराव होते होते रह गया। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की खाड़ी में अचानक अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत का ईरानी नौसेना के साथ आमना सामना हो गया। इस दौरान अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत ने ईरान के उस हेलीकॉप्टर को मार गिराने की धमकी दी जो उसके सामने आकर उड़ान भरने लगा, जबकि अमेरिकी युद्धपोत ओमान की खाड़ी में ईरानी जल क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और ईरानी नौसेना के हेलीकॉप्टर ने जब उसे रोकने की कोशिश की, इसके लिए उसने अमेरिकी युद्धपोत के सामने उड़ान भरी तो अमेरिका भड़क गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बाद में ईरानी नौसेना ने अमेरिका को सरेंडर करा दिया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने भी ओमान की खाड़ी में हुई इस घटना की जानकारी दी है। हालांकि इस बार तो दोनों देशों में टकराव होते होते रह गया, लेकिन ईरान ने जिस तरह अपनी जमीन नहीं छोड़ी और अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ दिया, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान जो कह रहा है कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, उसके लिए उसने पूरी तैयारी भी कर ली है। ये बात ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी साफ कर चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान अब किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और ईरान के परमाणु संयंत्रों को लेकर उनके दावों के जवाब में कहा कि यह दावा करना कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म हो चुका है महज एक भ्रम है। ईरान की परमाणु क्षमताएं उसके वैज्ञानिकों के दिमाग में है, ना कि उसके संयंत्रों में। ईरान किसी भी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही नहीं, उन्होंने इजरायल के साथ चल रहे युद्ध विराम पर भी बात की और कहा कि ईरान उस युद्ध विराम पर निर्भर नहीं है जिसने 12 दिनों के युद्ध को खत्म किया था। पेजेश्कियान ने कहा कि हम इसे लेकर बहुत आशावादी नहीं हैं, इसलिए हमने किसी भी संभावित स्थिति और किसी भी संभावित प्रतिक्रिया के लिए खुद को तैयार कर लिया है। इजरायल ने हमें नुकसान पहुंचाया है और हमने भी उसे नुकसान पहुंचाया है। उसने हम पर जोरदार प्रहार किए हैं और हमने उसकी गहराई में जाकर उसे कड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन वो अपने नुकसान को छिपा रहा है।
पेजेश्कियान ने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि हम इजराइल के किसी भी नए सैन्य कदम के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हमारे सशस्त्र बल इजराइल के अंदर फिर से हमला करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब ईरान किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? फिलहाल इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या जंग फिर शुरू होने वाली है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो एक बार फिर इस युद्ध पर विराम लगने की उम्मीदें टूट गई हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच की शांति वार्ता एक बार फिर फेल हो गई है। 23 जुलाई को तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि एक मेज पर बैठे। 7 हफ्तों बाद पहली बार आमने सामने की बैठक हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। यूक्रेन चाहता था कि यह बैठक दोनों देशों के राष्ट्रपतियों वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक शिखर वार्ता का रास्ता खोले, जिसे इस युद्ध में किसी भी ठोस समाधान की कुंजी माना जा रहा है। लेकिन बैठक से पहले ही क्रेमलिन की तरफ से साफ कर दिया गया था कि किसी भी चमत्कार की उम्मीद ना करें। रूसी राष्ट्रपति आवास ने कहा कि किसी बड़ी सफलता की संभावना को लेकर उम्मीदें बेहद कम हैं। ठीक वैसा ही हुआ। रूस और यूक्रेन के अधिकारियों ने इस्तांबुल में औपचारिक वार्ता के तीसरे दौर को और ज्यादा कैदियों की अदला बदली पर सहमति के साथ खत्म कर दिया। लेकिन युद्ध रोकने के लिए किसी भी समझौते पर प्रगति के कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने युद्ध विराम का मुद्दा तो उठाया, लेकिन रूस की शर्तों के कारण उस पर सहमति नहीं बन पाई और वार्ता 1 घंटे से भी कम वक्त में ही खत्म हो गई। रूस यूक्रेन के बीच ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिन की डेडलाइन दी है किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए। लेकिन रूस के तेवरों में कोई भी बदलाव आता नहीं देख अब ट्रंप ने यूक्रेन के लिए अमेरिका का समर्थन बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका ने रूस के साथ 3 साल से ज्यादा समय से जंग लड़ रहे यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने का फैसला लिया है। ट्रंप के आदेश के मुताबिक अमेरिका अब यूक्रेन को $32 करोड़ से ज्यादा के हथियार देगा। ट्रंप के इस फैसले को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे दोनों देशों की जंग और भड़क सकती है। इस बीच रूस की तरफ से यूएसएसआर के विघटन के बाद एक यूनियन स्टेट बनाने के सपने को साकार करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। रूसी राष्ट्रपति ने बेलारूस के नागरिकों के लिए कई अहम घोषणाएं की। रूस में स्थायी रूप से रह रहे बेलारूस के नागरिक अब रूस में मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा वे स्थानीय चुनावों में बतौर उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यही अधिकार बेलारूस में स्थायी रूप से रहने वाले रूस के नागरिकों को भी मिलेगा। पुतिन के इस कदम को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनका लक्ष्य बेलारूस को रूस के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल करना है, जिससे बेलारूस की संप्रभुता सीमित हो और रूस का क्षेत्रीय प्रभुत्व बढ़ जाए। आपको बता दें कि बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है और रूस यूक्रेन जंग के दौरान बेलारूस ने पुतिन की बढ़ चढ़कर मदद भी की है। ऐसे में चर्चा है कि पुतिन का यह प्लान उनके उस सपने को साकार करने की कोशिश है जिसके तहत वे रूस और बेलारूस के बीच पूर्ण एकीकरण के माध्यम से यूनियन स्टेट बनाना चाहते हैं। और अगर यह सपना साकार हो गया तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि यूएसएसआर को तोड़ने के लिए अमेरिका को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन अब रूस वापस से संगठित और मजबूत होता नजर आ रहा है। और अब अगली खबर में बात होगी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बनते जंग के हालात की। तो 2 एशियाई देश थाईलैंड और कंबोडिया लंबे वक्त से सीमा विवाद से जूझ रहे हैं, जिसके चलते थाईलैंड के पीएम शिनावात्रा को इस्तीफा तक देना पड़ गया। लेकिन अब यह सीमा विवाद इतना आगे बढ़ गया है कि दोनों देश जंग के मुहाने पर आ गए हैं। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के सैन्य ठिकाने पर हवाई हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड ने दावा किया कि कंबोडिया ने उनके खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में थाईलैंड ने 6 F-16 जेट से कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। यह हमला दोनों देशों की सीमा पर स्थित विवादित मंदिरों के पास हुआ, जिसके बाद कंबोडिया की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। रॉकेट और आर्टिलरी फायर किए गए। बताया जा रहा है कि इस संघर्ष के चलते 40,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा। दोनों ही तरफ लोग हताहत हुए। 9 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल 24 जुलाई की सुबह ही दोनों देशों की सीमा पर दोबारा झड़पें शुरू हुई। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर गोलीबारी के आरोप लगाए। इस दौरान एक बारूदी सुरंग में विस्फोट में थाई सैनिक के घायल होने के बाद थाईलैंड ने कंबोडियाई राजदूत को निष्कासित कर दिया और अपना राजदूत वापस बुला लिया। इसके जवाब में कंबोडिया ने सभी थाई राजनयिकों को निकाल दिया।
दोनों देशों ने एक दूसरे पर सुरंगें बिछाने और समझौते तोड़ने के आरोप लगाए हैं, जिससे कूटनीतिक संबंध पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और अब इस हमले के बाद थाईलैंड की काफी निंदा भी हो रही है, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया की सैन्य ताकत में जमीन और आसमान का फर्क है। थाईलैंड के पास 3,60,000 सैनिक, F-16 जेट्स और $5.5 बिलियन का सैन्य बजट है, जबकि कंबोडिया के पास केवल 1,70,000 सैनिक और $720 मिलियन का सैन्य बजट है। कंबोडिया के पास ना तो आधुनिक जेट्स है, ना ही मजबूत नौसेना। ऐसे में थाईलैंड का हवाई हमला कंबोडिया पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। थाईलैंड की इस बमबारी से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इससे भारत के पड़ोस में एक भीषण जंग छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। वैसे तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हिंदुस्तान को अपना अहम पड़ोसी बताते हैं और रिश्तों को बेहतर बनाने की बात कहते हैं, लेकिन उनके फैसले अक्सर ही हिंदुस्तान विरोधी नजर आते हैं। और अब इसी कड़ी में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे हिंदुस्तान की चिंता बढ़ गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां अब और बढ़ गई हैं। दोनों देशों के बीच अहम समझौता हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में वीजा को लेकर बड़ा समझौता हो गया है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने अपने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा पर सैद्धांतिक सहमति जता दी है। दोनों देशों के बीच ये सहमति पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि सेवानिवृत्त हैं, जहांगीर आलम चौधरी के बीच ढाका में हुई बैठक के दौरान बनी है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और ISI के लोग बिना वीजा के बांग्लादेश की यात्रा कर सकते हैं। ना तो उनकी कोई ठोस जांच होगी, ना ही कोई रोक टोक रहेगी। जबकि शेख हसीना सरकार के दौरान पाकिस्तानी राजनयिकों को कड़ी जांच और निगरानी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा पाकिस्तान का सामान भी सीधे बांग्लादेश नहीं आ सकता था। लेकिन अब यूनुस सरकार का यह फैसला दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उतने ही बड़े अलार्म के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्तों में कितनी कड़वाहट है वो किसी से नहीं छुपी। और हाल ही में जब दोनों देशों के बीच बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ हो, ऐसे दौर में भारत के दोनों पड़ोसियों का एकजुट होना, वो पड़ोसी जो कभी दुश्मन हुआ करते थे, ये भारत की चिंता को बढ़ा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने आपको पाकिस्तान से ISI एजेंट्स के बांग्लादेश दौरे से भी रूबरू करवाया था। तब भी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि क्या बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। और अब जब उन्हें बांग्लादेश दौरे के लिए पूरी आजादी मिल गई है, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान के खिलाफ उनका प्लान अब अगले लेवल में भी पहुंच गया है। क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर ICJ के ऐतिहासिक आदेश की, जिसे न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल द हेग से एक बड़ी खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें उसने जलवायु परिवर्तन को तत्काल और अस्तित्व के लिए खतरा बताया है। यह फैसला सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि भविष्य में जलवायु से जुड़ी कानूनी लड़ाइयों के लिए एक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। ICJ ने साफ कर दिया है कि देशों को साझेदारी में काम करते हुए अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी देश अपनी जलवायु जिम्मेदारियों को पूरा करने में फेल होता है, तो प्रभावित देश उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये उन छोटे द्वीपीय और तटीय देशों के लिए एक बड़ी जीत है जो लंबे समय से जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा शिकार रहे हैं। जज यूजी इवसावा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि देशों को जलवायु समझौतों के तहत निर्धारित कड़ी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा, नहीं तो इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। सभी देशों की राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं इतनी महत्वाकांक्षी होनी चाहिए कि वे 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा कर सके, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है। अदालत ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण का अधिकार सभी मानवाधिकारों की नींव है। जज इवसावा ने साफ किया कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मानव गतिविधियों से हो रहा है
और ये किसी एक देश तक सीमित नहीं है, इसलिए इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर सामूहिक कोशिशों से ही मुमकिन है। उन्होंने मुख्य तौर पर धनी और औद्योगिक देशों को इस संकट के समाधान की जिम्मेदारी सबसे पहले लेने को कहा, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उन्होंने ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है। जानकारों का कहना है कि भविष्य में होने वाले जलवायु मुकदमे इस फैसले को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, जिससे दुनिया भर में जलवायु कार्रवाई को नई गति मिल सकती है। फिलहाल वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।